हेलो। तो ये जो है हम लोग ने मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के बारे में पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद कुछ कारणों से थोड़ा सा गैप हो गया, तो एक बार हम रिवाइज करा दे। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर जो है, दिस इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज है, करंट है या वोल्टेज है, जनरली करंट ही होता है। इट इज प्रोड्यूसिंग सम मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब है वो जो है या तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है या तो कोई फोर्स लगा रहा है सिस्टम पे, और इसी मूवमेंट से, इसी मैकेनिकल इफेक्ट से जो है, दिस मैकेनिकल इफेक्ट्स एक्चुअली ट्रांसलेट द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। तो ये जैसे करंट है, करंट ने जो फोर्स लगाया या टॉर्क प्रोड्यूस किया, उसके कारण जो मोशन या रोटेशन या जो कुछ भी हो रहा है, उसको हम मेजर करते हैं और उसके मेजरमेंट से हम करंट का अंदाजा लगाते हैं, करंट का डिटेक्शन करते हैं। तो ये जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है, इट कम्स अंडर द क्लास ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में बेसिकली होता क्या है कि एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है, कंट्रोलिंग फोर्स होता है, डैम्पिंग फोर्स होता है, तीन ऐसे फोर्सेज होते हैं। इसमें एक परमानेंट मैग्नेट लगा होता है और एक मूविंग कॉइल होता है जो कॉइल रोटेट करता है, जिसके ऊपर जो कि मैकेनिकल इफेक्ट को शो करता है। It shows the mechanical effect produced due to current. This coil, it is rotating or it is moving, and its motion is the effect of the electrical quantity. ठीक है। तो इसमें जो है तीन हमारे फोर्सेस होते हैं। एक होता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या होता है कि ये जो करंट जब ये पास होता है कॉइल से ऑफ द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट और द गैल्वानोमीटर, it produces a magnetic field, and this magnetic field interacts with the permanent magnetic field, और इसके वजह से जो है एक डिफ्लेक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन फोर्स। ये जो, और इसके कारण जो है यहाँ पे जो तुम इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, इसका जो पॉइंटर, इसका जो कांटा है वो मूव करता है। ठीक है, इसको हम लोग डी आर्सोनवल मूवमेंट बोलते हैं। अब अगर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का, इस मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट का, गैल्वानोमीटर का पोलैरिटी बदल दे तो डायरेक्शन में चेंज होगा, कॉइल के रोटेशन में चेंज होगा। तो ये जो है we say that PMMC instrument or galvanometer, it is polarized with respect to the positive and negative terminals, in terms of the negative and positive terminals। इसीलिए जो है it is a strictly DC measurement instrument, क्योंकि ये पोलैरिटी को सेंसिटिव है। अगर हम डायरेक्शन, अगर हम उसका कनेक्शन पलट देते हैं, इट इज सेंसिटिव टू दिस पोलैरिटी, इसका रोटेशन का डायरेक्शन बदल जाएगा। इट इज स्ट्रिक्टली ए डीसी इंस्ट्रूमेंट। इसका एक और कारण है जो हम लोग एसी में पढ़ेंगे। तो इसमें जो है हम लोगों को जो सिलेबस में पढ़ना होता है, दैट इज द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में हम लोग थे, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था द मूविंग कॉइल, देयर इज अ सॉफ्ट आयरन कोर। ये दो पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। लेट अस मूव फर्दर in this section, and after the moving coil, the most important part जो होता है इसमें, वो होता है डैम्पिंग का। डैम्पिंग, डैम्पिंग ओएफसन ऑसिलेशन में हम लोगों ने पढ़ा है। डैम्पिंग जो है एक ऐसा फैक्टर है जो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर देता है, ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर देता है। तो ये डैम्पिंग फैक्टर यहाँ कैसे आता है? तो यहाँ पे जो है द डैम्पिंग, द डैम्पिंग इज मोस्टली, और भी फैक्टर्स होते हैं, is mostly caused by the eddy currents। एडी करंट्स के बारे में तुम लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। ये कॉइल्स में बनता है एडी करंट। तो ये जो एडी करंट है, ये जो मेटल का कॉइल होता है, मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कॉइल है, उसमें ये एडी करंट बनता है। एडी करंट्स फॉर्म्ड in the metal structure on which the coil is placed। तो ये एक डैम्पिंग फैक्टर है। ये जो है डैम्पिंग करता है, ये ऑसिलेशंस को धीरे धीरे कम कर देता है, एम्पलीट्यूड को कम कर देता है। ठीक है, तो ये जो डैम्पिंग है, ये डैम्पिंग हम बाहर से कर भी सकते हैं। कई सारे तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स में देखोगे एक डैम्पिंग स्विच रहता है या डैम्पिंग की रहता है। ये डैम्पिंग की को जब तुम ऑन करते हो, तुम्हारा ऑसिलेशन रुक जाता है, तेजी से हो रहा ऑसिलेशन धीरे धीरे रुक जाता है। तो बेसिकली डैम्पिंग की करता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
डैम्पिंग की जो है इट प्रोवाइड्स ए लो रेजिस्टेंस पाथ, इसको जो है कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द गैल्वानोमीटर टर्मिनल, और ये लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो कर एक पाथ देता है, तो करंट ज्यादा फ्लो होता है, एडी करंट बढ़ जाता है। एडी करंट बढ़ने के कारण तुम्हारा डैम्पिंग जो है स्टार्ट हो जाता है एंड योर ऑसिलेशंस आर स्टॉप। डैम्पिंग कैन बी डन by connecting a small resistance across the galvanometer, which provides a low resistance path. ये जो है low resistance path to the current. The result is the current in the coil increases, and this increases the eddy current that coil increases the eddy current that increases the damping. ये जो है डैम्पिंग को बढ़ा देते, ये डैम्पिंग फैक्टर को बढ़ा देते। यही काम तुम्हारा होता है डैम्पिंग की का, जो कई सारे एक्सपेरिमेंट में प्रोवाइडेड रहते हैं सर्किट डायग्राम। ये लो रेजिस्टेंस पाथ देता है, ठीक है, और इसी रेजिस्टेंस को चेंज करके हम लोग क्रिटिकल डैम्पिंग अचीव कर सकते हैं। क्रिटिकल डैम्पिंग में हम लोग आएंगे। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज द सस्पेंशन। सस्पेंशन माने होता है जिससे लटकाया जा रहा है कॉइल को, सस्पेंशन। तो ये जो सस्पेंशन वायर होता है, दिस सस्पेंशन कॉइल, जो कॉइल है, ये कॉइल को लटकाया जाता है बाय ए फ्लैट रिबन सस्पेंशन दैट आल्सो कैरीज करंट टू द कॉइल। ये करंट भी कैरी करता है, कॉइल में ले जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो करंट कनेक्शन होता है सेंसिटिव गैल्वानोमीटर कई प्रकार के होते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं, जो जिनका सेंसिटिविटी हम लोग आगे बात करेंगे। तो वहां पे जो है एक कॉइल टाइप का वायर लगाते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है लोअर सस्पेंशन। पहले समझ लो, हम लिखते हैं। और इसका जो टॉर्क है वो नेग्लिजिबल होता है, कम से कम होता है। तो हमारा जो गैल्वानोमीटर है, तुम अपने लैब में कहीं पर भी देखना, गैल्वानोमीटर जो है वो एक अलग टेबल पे रखा रहता है और उसको छूना मना होता है। उसको जब सेट करते हैं, जब उसको मैंने असेंबल करते हैं, तो बहुत ध्यान से उसके जो स्क्रूज होते हैं उससे उसको सेटल करते हैं, ठीक है। तो सेटल इसलिए करते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से अगर लेवल नहीं है, ये सस्पेंशन वायर हो जाएगा टेढ़ा, और तुम्हारा जो है गैल्वानोमीटर ठीक से काम नहीं करेगा, मैंने तुम उसको ठीक से रीड नहीं कर पाओगे। द सस्पेंशन इज ए फ्लैट flat ribbon through which the coil is suspended, and this ribbon also carries current. यहां पे जो है ये रिबन भी करंट कैरी करता है, ठीक है। This ribbon also carries current. तो दिस इज द सस्पेंशन। तो बेसिकली करते क्या है कि एक तो कनेक्शन उसका ये होता है, द अदर कनेक्शन इज ए कॉइल्ड वायर। एक जो है कॉइल्ड वायर लगा होता है, यहाँ पे देखो लोअर सस्पेंशन, ये जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये कॉइल है, ये लोअर सस्पेंशन है। द अदर इज ए कॉइल्ड वायर, अदर कनेक्शन इज ए कॉइल्ड वायर कॉल्ड लोअर सस्पेंशन। ये नीचे वाला सस्पेंशन होता है दैट। तो ये जो लोअर सस्पेंशन लगाने का कारण ये टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, ठीक है। इसका टॉर्क इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। सस्पेंशन दैट इज यूज्ड टू मेक द कॉइल sensitive and to reduce
द टॉर्क इफेक्ट को कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। दिस इज द लोअर सस्पेंशन। देखो डायग्राम जो आउटलाइन बना हुआ है, ये है तुम्हारा सस्पेंशन, ठीक है, ये काम इसमें किया जाता है। अब ये जो गलवान, इस तरह के जो गलवानोमीटर्स होते हैं, यही जनरली लैब्स में होते हैं, एंड दे मस्ट बी केप्ट आफ्टर वेरी केयरफुल लेवलिंग। ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए कि एक साइड में झुका हुआ एक साइड में उठा हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा ये कॉइल जो है ये स्ट्रेट नहीं रहेगा, ठीक है। और ये जो तुम्हारा तुम्हारा जो सस्पेंशन है, सॉरी सस्पेंशन है, ये स्ट्रेट नहीं रहेगा। कॉइल जो है मैग्नेट के पोल्स से घिसने लगेगा। सो इट शुड बी परफेक्टली लेवल। द गलवानोमीटर, इसीलिए जो है हम लिख देते हैं, द गलवानोमीटर of this type should be level perfectly so that the suspension is straight and the coil does not slip on the poles of the magnet। जो अंदर ये मैग्नेट लगा है उसके पोल्स में ये घिसना नहीं चाहिए कॉइल, तो इसलिए इसको एकदम सीधा रखा जाता है। इसी कारण से this is the reason that galvanometer is kept on a separate table and it is not touched ड्यूरिंग यूज। इसको जो है यूज के दौरान टच नहीं करते, खाली इसका जो है डिफ्लेक्शन मेजर करते, कैसे मेजर करते हम लोग उसमें आ रहे हैं। ज्यादा छू छा करने से, इसको ज्यादा मूव करने से ये सस्पेंशन जो है तुम्हारा टेढ़ा हो सकता है। सस्पेंशन टेढ़ा हो जाएगा। सस्पेंशन टेढ़ा होने से होगा क्या कि तुम्हारा जो कॉइल है दैट विल स्टार्ट टचिंग द मैग्नेट पोल्स, और तुम्हारा रीडिंग जो है वो हो जाएगा गड़बड़। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। इसीलिए जो है इसको अलग एक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, एक अलग स्टेबल जगह पर रखते हैं, ताकि वहां पर ये इसमें ये ज्यादा मूव ना करे, इसमें डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो ये जो है दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गलवानोमीटर। कुछ गलवानोमीटर्स ऐसे होते हैं उसमें जो है ये नीचे वाला कॉइल नहीं रहता है, एक ही स्ट्रिंग होता है और वो एकदम टाइट होता है, तो वो अलग तरह का है। कई सारे इसके फॉर्म्स आते हैं गलवानोमीटर के। अब ये जो अपर सस्पेंशन होता है ये मेटल का बना होता है, बहुत कम थिकनेस का होता है, 0.125 या 0.025 का होता है। द अपर पार्ट ऑफ द सस्पेंशन wire is the upper part of the suspension wire is made of alloy और गोल्ड और कॉपर। पहले जो है ये गोल्ड या गोल्ड का भी बनता था, ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस ऑफ अबाउट 0.125 जो है वो बहुत काफी कम थिकनेस का होता है, का होता है 0.125 इतनी थिकनेस होती है इसकी। जनरली अभी जो है फॉस्फर ब्रोंज का भी बनता है क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो ये जो है इसके साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये बहुत ज्यादा मैकेनिकली स्ट्रांग नहीं होता है, और ये भी एक कारण है कि गलवानोमीटर को ज्यादा जो है इसको लेकर के मूवमेंट नहीं कराते, इसको अलग जगह पे रखे रहते, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पार्ट हुआ। अब जो है नेक्स्ट इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इंडिकेशन या इंडिकेटर। भाई ये गलवानोमीटर में जो कुछ भी अंदर हो रहा है अब हम उसको देखें कैसे।
तो देखने के लिए हमारे पास जो है एक लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट होता है, हम लोग उसका डिटेल्स देखेंगे। अब ये लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट में हम एक्चुअली देखते क्या है, लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट में जो है हम मूवमेंट देखते हैं। किसका मूवमेंट देखते हैं, हम यहाँ पे तुमको डायग्राम दे रहे हैं, फिर से उस सेक्शन का डायग्राम दे रहे हैं। अभी हम जिस वायर की बात कर रहे थे, यहाँ पर ये वाला पार्ट की हम बात कर रहे थे, ये अपर सस्पेंशन की बात हो रही थी। अब ये इंडिकेशन, ये जो कुछ भी अंदर चेंजेस हो रहे हैं या रोटेशन हो रहा है, उसको हमको दिखेगा कैसे, तो इसमें एक छोटा सा मिरर लगा होता है जिसके ऊपर जो है लाइट हमारा गिरता है, टेबल लैंप रखा होता है, उससे लाइट फेंकते हैं। अरेंजमेंट देखो पहले वाले पेज में, पहले वाले वीडियो लेक्चर में है। तो बीम ऑफ लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट होके एक स्केल पे आता है जिस पर हम डिफ्रेक्शन देखते हैं। स्केल जनरली 1 मीटर पे रखा जाता है। क्यों 1 मीटर पे रखा जाता है, तुम्हारे बुक में नहीं होगा तो हम बताएंगे। कभी कभी हाफ मीटर में भी रखते हैं, जनरली 1 मीटर में रखा जाता है। द इंडिकेशन is a small mirror attached to the galvanometer, attached to the upper suspension on which light is made incident. The reflected light falls on a scale kept at a distance of 1 मीटर। 1 मीटर के डिस्टेंस पे जो है ये स्केल एक रखा रहता है, और इस स्केल पे जो है ये रिफ्लेक्टेड लाइट जाकर के गिरता है, और हम इसका डिफ्लेक्शन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडिकेशन हो गया। इसके बाद जो है हम लोग आएंगे इसमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, द इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन पहले समझ लो। तुम्हारे गैल्वानोमीटर में करंट आया, चार्ज पास किया, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट होता है। चार्ज पर यूनिट टाइम यदि करंट होता है तो ये करंट पास किया, ये करंट जो है अभी हम लोग देखे, ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड देता है, वो परमानेंट मैग्नेट के फील्ड से इंटरैक्ट करता है, एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज का काम यही होता है या करंट का काम यही होता है, टू प्रोड्यूस द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। इसके बाद जो है यू हैव ए डायनामिक्स इनसाइड, जहां पर कुछ बैलेंसिंग इक्वेशंस होते हैं, बैलेंसिंग टॉर्क्स होते हैं, और इनका जो नेट इफेक्ट है दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द स्केल अटैच टू द गैल्वानोमीटर। जो तुम्हारा गैल्वानोमीटर के साथ लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट है, लेट मी शो यू दिस वन। ये अरेंजमेंट जो है, दिस वन इज द अरेंजमेंट। यहाँ पे स्केल है, तुमको जो कुछ भी दिख रहा है वो इस स्केल पे दिख रहा है, यू आर ऑब्जर्विंग द इफेक्ट्स ऑन दिस स्केल। अब इस स्केल पे जो भी चीजें हो रही है, they are due to some torques, they are due to some balancing forces that are occurring inside your galvanometer. The motion observed on the scale is the result of the torques and forces। फोर्सेस भी है यहाँ पर, कैसे है बता रहे, टॉर्क्स एंड फोर्सेस that are present inside the galvanometer। ये क्या क्या प्रेजेंस है, क्या क्या हो रहा है, अभी हम लोग देखेंगे। बेसिकली a quantity of charge or the equivalent current produces a deflection in the
कॉइल, कॉइल में एक वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो इंटरैक्ट करते हैं। अब ये जो टॉर्क इक्वेशन है, टॉर्क इक्वेशन की हम लोग पहले बात करते हैं। इसके लिए कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एक एक डिफाइन करने में समय जाएगा, इसलिए हम जो है तुमको एक लिस्ट का स्नैप दे रहे हैं। हम लोग उसी लिस्ट को लेकर के चलेंगे। ये तुमको अलग नोटेशन में किसी भी बुक में मिल जाएगा, चीज सेम ही है। टॉर्क इक्वेशन इन द MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इस टॉर्क इक्वेशन के लिए हमको कुछ पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है। इसमें पैरामीटर्स जो है, लेट मी राइट। फर्स्ट इज L। L जो है, इट इज द लेंथ ऑफ द कॉइल। ये L जो है वर्टिकल साइड ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द वर्टिकल साइड ऑफ द कॉइल। पहला पैरामीटर है क्या, लेंथ। द सेकेंड पैरामीटर इज D, जो विड्थ है कॉइल का, D द विड्थ ऑफ द कॉइल, कॉइल का जो विड्थ है। तीसरा जो पैरामीटर है N, जो नंबर ऑफ टर्न्स है। बेसिक 12th लेवल में तुम लोगों ने अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म पढ़ा है, you know the significance of the number of turns in a coil। और L और D का भी तुम मतलब समझ सकते हो क्यों हम इसको लेते हैं। This is N, then you have B, the magnetic field or the magnetic flux density, magnetic flux density, ठीक है। ये नेक्स्ट पैरामीटर है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो एयर गैप में बनता है जहां पे कॉइल है। आई जो है, जितना करंट फ्लो हो रहा है, आई द करंट फ्लोइंग, कितना करंट फ्लो हो रहा है जिसको तुम डिटेक्ट कर रहे हो। 6 यू हैव दिस के जो है, इट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन। जो भी हम लोग स्प्रिंग देखे, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन। स्प्रिंग कांस्टेंट माने काइंड ऑफ इनर्शिया, और इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। And then you have theta F, which is the deflection that you see in the scale। अब यहां पे जो टॉर्क इक्वेशन है उसका उद्देश्य है टू रिलेट दिस थीटा एफ विथ ऑल दीज फैक्टर्स। जो तुम ये थीटा एफ देखते हो, इसमें वो सारे पैरामीटर्स, वो एक इफेक्ट है थीटर्स। तुमको एक रिजल्टेंट दिखता है, थीटा is the result of all the torque and forces that act on the coil। कॉइल पर जितने भी टॉर्क और फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इन सब का एक इफेक्ट है जो तुमको दिखता है। अब जो है, अब हम लोग इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। हम लोग एकदम बेसिक 12th लेवल का मैग्नेटिज्म का चैप्टर याद करेगा थोड़ा सा। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसका लेंथ L है, जिसका लेंथ जो है वो L है, B मैग्नेटिक फील्ड है, नंबर ऑफ टर्न्स N है, एंड इट इज ओरिएंटेड, that conductor is oriented at an angle alpha with the magnetic field, then it experiences a, उसके ऊपर जो है एक फोर्स लगता है। there is a force, the force acting on a conductor of length L carrying current I with number of turns N, number of turns N, and at an angle of alpha, वो अल्फा एंगल बना रहा है तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, अल्फा with the direction of magnetic
field B, then the force is कितना होता है? फोर्स होता है NBIL sin अल्फा. अल्फा जो है this is the force angle between the conductor current carrying element and the magnetic field. तो ये हमारा होता है फोर्स. ये हम लोग बेसिक 12th लेवल का जानते हैं, इसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं है. तो यहाँ पे यदि साइन अल्फा है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? बी और जो करंट एलिमेंट है उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसलिए साइन अल्फा आता है. अल्फा यदि 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम हो जाएगा, NBIL हो जाएगा. ठीक है. इफ द वायर और कंडक्टर is perpendicular to the field, then जो हमारा फोर्स है वो NBIL हो जाएगा. ये एक साइड की हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है. ये हुआ हमारा फोर्स. तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज F क्रॉस R, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वो भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है. तो टॉर्क हम लोग निकाल सकते हैं. जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसको हम लोग निकाल सकते हैं. We can find the deflecting torque, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा as. तो ये जो है ये करंट के कारण फोर्स लगा. अब टॉर्क क्यों लगेगा? why there will be a torque? क्योंकि ये जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है, ये तुम्हारा क्या है? कॉइल है. तो उसका लेंथ है, उसके एक लेंथ पे लग रहा है. एंड देयर इज ए विड्थ ऑल्सो. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है, दैट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी NBIL, जो फोर्स हो गया, इंटू डिस्टेंस D. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज फोर्स इंटू डिस्टेंस E. ये तुम जो है L इंटू D, अगर रेक्टेंगुलर कॉइल है तो ये एरिया हो जाएगा. सिंपली एरिया जो है वो हो जाएगा L इंटू D. एरिया ऑफ द कॉइल इज L इंटू D. इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अगर तुम्हारा कॉइल है तो उसमें डायरेक्ट जो है एक, इसमें थोड़ा सा तुमको और आगे बढ़ना होगा. अगर तुमको मैग्नेटिक मोमेंट याद है, थोड़ा सा याद करो. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? अगर कोई क्लोज्ड लूप है, I क्रॉस A, I इंटू L इंटू D. ध्यान से समझो, I इंटू L इंटू D. और जो तुम्हारा टॉर्क होगा वो क्या होगा? म्यू क्रॉस बी. म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू बी साइन अल्फा. साइन जो है 90 है, वो अल्फा 90 है. तो ILD इंटू B इंटू N. तो इसी से भी निकल सकता है. आई थिंक दैट विल बी मच इजियर. ये जो है ज्यादा इजी रहेगा. ठीक है. तो दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. ये हमको मिल गया. ठीक है. तो इसको जो है हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैन बी रिटन एज G इंटू आई. तो G जो है एक कांस्टेंट है, दैट स्टैंड्स फॉर NBA, क्योंकि ये सभी चीजें कांस्टेंट है. नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉइल, ये तुमको जो कंपनी बना के दिया है गैल्वानोमीटर, उसने फिक्स कर दिया है. इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. तो G इज नथिंग बट NBA या NBL इंटू D. इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते. ये मैन्युफैक्चरर का बनाया हुआ होता है, जो कंपनी बना के दिया है उसका ही पैरामीटर. ठीक है. सो दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. G को जो है, ये जो कांस्टेंट है, इट इज जनरली कॉल्ड. अब देखो ये जो TD है, जो डिफ्लेक्टिंग, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्रॉम दिस इक्वेशन. यहीं पे हम लिख देते हैं द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क is
प्रोपोर्शनल टू करंट, ये जो है करंट के प्रोपोर्शनल है, जितना करंट लगेगा उतना जो है करंट पास होगा उतना जो है टॉर्क होगा। तो द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज जी। जी जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। जी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। जी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, बिकॉज योर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये तो हो गया कहानी की यहां तक जो तुम्हारा इक्वेशन बना, ये कहानी क्या बता रहा है कि करंट पास हुआ और उसने डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस किया। ये स्टोरी यहां तक है। करंट का काम है बेसिकली ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करना, उसके बाद करंट का काम नहीं है। करंट ने जो है अपना काम कर दिया, ठीक है। अप टू दिस the job of the current is to produce the deflection only या deflection only या deflecting torque जो है उसने बनाया, ये कॉइल को डिफ्लेक्ट कर दिया। the coil is deflected, that is the job of the current। ये जो है अभी तक करंट का इतना ही काम है, ठीक है। दिस इज व्हाट द करंट हैज डन। अब इसके बाद व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है? व्हाट हैपेंस आफ्टर द करंट हैज डिफ्लेक्टेड द कॉइल, कॉइल को उसने डिफ्लेक्ट कर दिया, उसके बाद क्या हो रहा है? व्हाट इज द स्टोरी आफ्टर दिस? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। करंट आया, उसने डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस। इसके बाद जो काम जिसका शुरू होता है, अब ये देखो, समझो इसको बहुत ध्यान से। एक एक्सटर्नल फैक्टर करंट आया, उसने जो है एक टॉर्क प्रोड्यूस किया, उसको डिफ्लेक्शन कर दिया, माने उसको रोटेशन दे दिया। पहले ये इक्विलिब्रियम में था, अब जो है देयर विल बी एक व्हाट विल हैपन, ये जो सस्पेंशन वायर लटक रहा है, दिस सस्पेंशन वायर इट विल प्रोड्यूस ए कंट्रोलिंग टॉर्क एट द डिफ्लेक्शन। ये जो अब तुमको देखो, हमने शुरू में ही बताया, यू हैव टू रिलेट थीटा एफ टू व्हाट, थीटा एफ जो तुम डिफ्लेक्शन देख रहे हो स्केल पर, इट इज द रिजल्ट ऑफ मेनी प्रोसेसेस दैट आर गोइंग इनसाइड। तो ये जो थीटा एफ है तुम्हारा, हाउ दिस थीटा एफ इज प्रोड्यूस्ड। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज शुरू होता है, द सस्पेंशन कॉइल, suspension coil exerts a controlling torque on the coil या सस्पेंशन वायर, सॉरी या सस्पेंशन ही रहने दो, सस्पेंशन जो है इसके ऊपर एक कंट्रोलिंग टॉर्क लगाता है, ठीक है। दिस कंट्रोलिंग टॉर्क अगर हमको लिखना हो, हम कैसे लिख सकते हैं? दिस कंट्रोलिंग टॉर्क is produced at the डिफ्लेक्शन एंगल। मतलब क्या बता रहे हैं? डिफ्लेक्शन एंगल थीटा एफ, जो थीटा एफ हम लोगों ने पिछले पेज में देखा। थीटा एफ जो है ये डिफ्लेक्शन है, जो हम लोग पढ़ते हैं उसके ऊपर देख पाते हैं, थीटा एफ। द कंट्रोलिंग टॉर्क इज
कंट्रोलिंग टॉर्क इज के इंटू थीटा एफ। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, और थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन है। ठीक है, दिस इज द डिफ्लेक्शन। जब हमारा स्टेडी स्टेट होगा तो तुम्हारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दैट विल बी बैलेंस्ड बाय दिस कंट्रोलिंग टॉर्क, एंड दिस इज हाउ यू कैन रीड द डिफ्लेक्शन, and this is the most important part mathematics or part of this motion of the galvanometer. At the steady state, the two torques balance each other, तभी steady state बनता है। ठीक है, so you have TC equal to TD, controlling torque is equal to deflecting torque, and now if you put the expressions, अगर तुम दोनों expressions को यहाँ पे रखो, K theta F and GI, K theta F is controlling torque, TC TD is इतना, तो हमारा थीटा एफ जो डिफ्लेक्शन है जो हम पढ़ते हैं स्केल पर, वो क्या आ जाएगा? वो रेडियंस में आ जाएगा। इट विल बी GI बाई के। GI बाई के। GI क्या है? NBA है या NBLD है बाई के। सभी क्वांटिटीज तुमको पता है। द ओनली, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्केल पे जो डिफ्लेक्शन होता है, द डिफ्लेक्शन ऑन द स्केल is directly proportional to the current। जितना करंट पास होगा उतना ज्यादा जो है हमारा डिफ्लेक्शन होगा। कभी कभी बहुत तेज ज्यादा करंट हो जाता है जो तुम्हारा जो स्केल के बाहर चला जाता है रीडिंग, तब उसको कंट्रोल करना होता है डैम्पिंग की से। तो ये दोनों जो प्रोपोर्शनल है, जी और के, दे आर कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट तुम्हें दिया रहता है, जी वो भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहता है, एरिया मैग्नेटिक फील्ड दिया रहता है। अब देखो ये डिफ्लेक्शन जो है, अगर तुम एक मीटर दूर रखे स्केल के ऊपर मेजर कर रहे हो, ध्यान से समझो, एंड इफ दिस डिफ्लेक्शन इज स्मॉल, ये तो थीटा अंदर कॉइल का डिफ्लेक्शन हुआ। दिस हैज टू बी, ये रेडियंस में है, this has to be changed, this has to be read in terms of millimeters or in terms of millimeter or centimeter on a scale. This deflection theta f is inside the galvanometer and it is in radians. This deflection has to be measured on a scale that is graduated in millimeter और सेंटीमीटर। इसको हम कैसे पढ़ें? ठीक है, इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है। वी हैव टू चेंज दिस इनटू मिलीमीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाउ टू डू दिस? इसी डिफ्लेक्शन को हम 1 मीटर दूर रखे उस स्केल में पढ़ते हैं। दिस डिफ्लेक्शन is seen on a scale kept 1 meter away from the galvanometer. गैल्वानोमीटर से 1 मीटर दूरी के जो स्केल है उसके ऊपर इसी को हमको पढ़ना होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू सी, या दिस इज व्हाट वी हैव टू मेजर। तो इसका जो है हम एक डायग्राम
आउटलाइन डायग्राम दे रहे हैं। ये जो डायग्राम है ये तुम्हारा आउटलाइन है, ठीक है। ये थीटा यहाँ बन रहा है, ये यहाँ पे लाइट सोर्स से मिरर के ऊपर जा रहा है, डिफ्लेक्शन कॉइल का हो रहा है, मिरर कॉइल को लगा हुआ है, एंड दिस डिफ्लेक्शन इज रेड समवेयर ऑन दिस स्केल। दिस इज द अरेंजमेंट, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हम कैसे करें? यहाँ पे जो ज्योमेट्री है तुम्हारा, इस ज्योमेट्री को देखो कि जो डी है, जो तुम्हारे स्केल में है डी, अगर इस ट्राइंगल को हम देखें तो जो रेडियस इनटू एंगल टर्न बाय द रिफ्लेक्टेड बीम जितना एंगल टर्न होता है इनटू रेडियस यदि हम करें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आता है। जस्ट अ मिनट। डी ऑन द स्केल, डी तुम स्केल पे पढ़ते हो, थीटा एफ अंदर है, जो कॉइल रोटेट हो डिफ्लेक्ट हो रहा है। डी ऑन द स्केल इज रेड as the product of the angle deflected by the coil या angle read as the product of the angle turned by the deflected beam and the डिफ्लेक्टेड बीम जितना एंगल टर्न किया एंड द रेडियस। So for small deflection we have, अगर हमारा स्मॉल डिफ्लेक्शन होता है तो वी कैन राइट दिस डी इक्वल टू 1000 mm माने 1 मीटर का जो डिफरेंस है रेडियस, ध्यान से देखो यह सर्कल का रेडियस जैसा दिख रहा है, इनटू 2 टाइम्स थीटा एफ। थीटा एफ कितना है? जी आई बाई के है, ठीक है। तो ये रिलेशन 2 थीटा एफ क्यों हुआ? क्योंकि अगर डिफ्लेक्शन हमारा थीटा एफ है, ये जो रिफ्लेक्टेड बीम है ये, और जो ये मिरर है वो माने मिरर किससे लगा हुआ है? कॉइल से लगा हुआ है, सस्पेंशन से लगा हुआ है। ये अगर थीटा एफ मिरर रोटेट करता है तो रिफ्लेक्टेड बीम कितना रोटेट करेगा? 2 थीटा एफ। ये ऑप्टिक्स में पढ़े होगे बचपन में, अभी नहीं बचपन में। द फैक्टर टू कम्स because the factor 2 comes because when the mirror attached to coil rotates by theta f, the reflected beam rotates by 2 theta f, rotates by 2 theta f, ठीक है। एंड दिस इज ऑफ कोर्स फॉर जो थीटा एफ है तुम्हारा, 2 थीटा एफ जो है ये 5 डिग्री से कम हो, लेकिन अगर 5 से 10 डिग्री से हो तो ये इक्वेशन इतना एक्यूरेट नहीं है, तो वहां पे जो है हमको ये वाला इक्वेशन रखना होता है, तब हमको इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करना होता है। If the deflection is larger than 5 or 10 degree, then the equation becomes, ये हो जाता है हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल अरेंजमेंट, इस तरह से हम लोग थीटा को पढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो ये डायनामिक बिहेवियर है, डायनामिक बिहेवियर मतलब जो ये जो अंदर जितने भी मोशंस हो रहे हैं, अल्टीमेटली ये डैम्पिंग फैक्टर है, ये कैसे काम कर रहा है, कैसे इसका मोशन हो रहा है, कैसे हम करंट को पढ़ पा रहे हैं,
बैलिस्टिक कंडीशन क्या है? तो इसके लिए जो है वी हैव टू एनालाइज द इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर दिस गैल्वानोमीटर। उसी से हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसिटिविटीज and constants and uses of this moving coil galvanometer.